तो रिसेंटली हमने यामिशीबाई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन शुरू करी थी, जिसकी पहली वीडियो में हमने सीज़न 1 के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक की कहानी को समझा था और ये उसी की कंटिन्यूएशन है, जहां हमें सीज़न के बाकी के 6 एपिसोड्स के साथ साथ इस सीज़न को भी थोड़ा एनालाइज कर लेंगे। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी कहानियाँ अलग हैं, तो वो बिना देखे भी आप ये देख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखने का मन करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। तो चलिए और वक्त ना ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं सीधा कहानियों की तरफ। इस सीरीज़ की 8वीं कहानी का नाम है दी अम्ब्रेला गॉडेस, जिसकी शुरुआत केंजी नाम के एक छोटे बच्चे से होती है जो अपने दोस्त ताकेरू के घर आया हुआ था। एक पल के लिए ताकेरू अंदर जाता है और तभी केंजी को एक औरत दिखती है जो एक छाते को अजीब ढंग से अपने मुंह में पकड़े हुई थी और तीक्ष्ण स्वर में चीख रही थी। जैसे ही वो ये बात ताकेरू के सामने बताता है तो उसके पिता बिल्कुल डर जाता है। उनके हिसाब से वो औरत अम्ब्रेला गॉडेस थी जो उन बच्चों को उठा लेती थी जो उन्हें देख लेते थे। अब केंजी को बचाने के लिए वो उसे एक रात के लिए स्टोरेज शेड में बंद रहने को कहते हैं और नीचे एक कटोरे में नमक रखकर उसे ये निर्देश देते हैं कि वो सुबह होने तक किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोले। मगर कुछ ही समय बाद वहाँ उससे मिलने ताकेरू आता है और वो उसे थोड़ा खाना देते हुए अपने पिता के अजीब बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगता है। मगर उससे बाहर निकालकर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने जाता है, उसके हाथ से चाबियाँ नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो चाबियाँ उठाने जाता है, ताकेरू एकदम से दरवाजे के पास आकर बार बार गंभीर आवाज़ में उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगता है और वो डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देता है। और अब ताकेरू का रूप धरा ये शैतानी शक्ति ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, जिसके प्रभाव से नीचे रखा हुआ नमक का कटोरा भी जलकर राख बन जाता है। किसी तरह केंजी रात गुजार लेता है और अगली सुबह वो चैन की सांस लेते हुए ये सोचता है कि वो बच गया। मगर जैसे ही वो बाहर आता है, अम्ब्रेला गॉडेस उस पर हमला कर देती है, यानी वो कभी उससे बच ही नहीं पाया था। जब उसने ताकेरू के लिए दरवाज़ा खोला था तभी वो उसके चंगुल में फंस गया था, क्योंकि शायद ये औरत ही ताकेरू का रूप लेकर उसके पास आई होगी। ये कहानी शायद जापान के मशहूर अर्बन लेजेंड हाची शाकुसामा पर आधारित है, जिसे 8 फीट टॉल वुमेन भी कहा जाता है। ये एक लंबी योकाई है जो बच्चों का शिकार करती है। खैर, 9वीं कहानी का नाम है कर्स्ड, जिसकी शुरुआत एक चिंतित माँ से होती है जिनकी बेटी कोटोने को किसी तरह का श्राप लगा था और उसकी त्वचा पर जलने के निशान जैसे दाग धब्बे नजर आ रहे थे और वो इसी से अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक शिंतो श्राइन पर जाती है, जहाँ की पुजारिन उन्हें ये समझाती है कि उनके पूर्वजों के ऊपर उनके दुश्मनों ने श्राप लगाया था, जिसका भुगतान अब कोटोने भी कर रही थी। वो कोटोने को ठीक करने के लिए एक प्रक्रिया करती है जिससे कोटोने ठीक होती हुई भी नजर आती है और उसके शरीर पर से सारे निशान गायब हो जाते हैं। अगली सुबह एकदम सामान्य हालत में कोटोने स्कूल के लिए निकलती है और उसकी माँ पुजारिन को धन्यवाद बोलने के लिए कॉल करती है, लेकिन पुजारिन का सहायक ये कहता है कि श्राप की वजह से पुजारिन ने भी अपना दम तोड़ दिया था। मगर जाने से पहले वो कोटोने की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए बड़े दुख के साथ कोटोने से माफ़ी भी मांगना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकी। और उधर स्कूल जाते हुए कोटोने के गले में अचानक एक हाथ जैसा जलने का निशान आ जाता है जो उसका गला दबाने लगता है, यानी कोटोने कभी ठीक हुई ही नहीं थी। वो निशान बस कुछ समय के लिए दिखना बंद हो गया था, मगर ये बुरी शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उसकी मदद करने गए पुजारिन की भी जान ले ली और अब शायद कोटोने भी ना बच पाए। 10वीं कहानी का नाम है द मून, जिसकी शुरुआत कुछ बच्चों से होती है, डाइसुके, आकिनोबु और तकाशी नाम के, जो अपने लॉज में बैठे अपनी ट्रेनिंग कैंप के बारे में बातें कर रहे थे। और वो लोग एक पुरानी बात को लेकर डाइसुके को चिढ़ा रहे थे कि कैसे काफ़ी पहले एक बार डाइसुके पिट टॉयलेट में गिर गया था, मगर डाइसुके को ये बात कुछ खास याद नहीं आती। खैर, रात को जब डाइसुके टॉयलेट में जाता है तब खिड़की से चांद को देखते हुए उसे उस दिन वाली बात याद आ जाती है जब वो टॉयलेट में गिर गया था। उस रात पिट में से उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी थी
मगर जब उसे रेस्क्यू कर लिया गया, उसने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहा था। आज फिर से उसे पिट में से एक आकृति उसे निहारते हुए दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब भी हो जाती है। तो डाइसुके इसे अपने मन का वहम मान लेता है, मगर जैसे ही वो सिंक पर हाथ धोने लगता है, टॉयलेट का दरवाजा अचानक खुल जाता है और आईने के जरिए डाइसुके एक डरावनी आकृति को पिट से बाहर आते हुए देखता है, जो शायद आगे चलकर उसे हानि भी पहुंचाएगा। इस कहानी का कोई डीपर मीनिंग नहीं है, बस यही बताने की कोशिश करती है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों को अपने मन का वहम बताकर टालने की कोशिश करते हैं, वो सच भी हो सकती है। एनीवे, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है वीडियो, जिसकी शुरुआत 3 दोस्तों से होती है, ताकारी, ओसामू, मासाकी, जो साथ में बैठकर होमवर्क कर रहे थे। इसी बीच वो एक छोटा ब्रेक लेने का सोचते हैं, जहां वे तीनों किसी की दी गई एक टेप से एक भूतिया वीडियो देखने वाले थे। वीडियो के शुरू होते ही उन्हें एक कब्रिस्तान का नज़ारा दिखता है, जहां एक कब्र के सामने उन्हें किसी के चेहरे जैसा कुछ नजर आता है, लेकिन वो इसे बस एक ग्लिच समझने लगते हैं। तभी तकाकी को वहां एक अजीब सी इंसानी आकृति दिखती है, जो उसके दोस्तों को नहीं दिखती। टेप को रिवाइंड करते ही ये आकृति अपनी जगह बदलकर और करीब नजर आती है और इस बार वो उसी को देख रही थी। तकाकी बिल्कुल डर जाता है और अपने दोस्तों को पूछने लगता है कि क्या सच में उन्होंने उसे नहीं देखा, मगर स्क्रीन में रिफ्लेक्शन के तौर पर उसे 2 डरावने चेहरे दिखते हैं और जैसे ही तकाकी पीछे मुड़ता है, उसे ये समझ आता है कि अब उसके दोस्त भी उस अजीब से आकृति में तब्दील हो चुके थे, जो अब भारी टूटी हुई आवाज़ में उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। जापान में हॉन्टेड वीडियो टेप्स के ऊपर काफ़ी कहानियाँ बनाई गई हैं। आपने रिंग सीरीज़ के बारे में शायद सुना भी होगा। ये कहानी भी यही दर्शाती है कि ऐसे टेप्स नहीं देखना चाहिए और उत्सुकता के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। अगली कहानी का नाम है तोमोनारी कुन, जिसकी शुरुआत एक हाई स्कूल की लड़की से होती है, जिसे स्कूल जाते वक्त कुछ बच्चे साथ में बैठे नीचे एक परछाई की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। पूछे जाने पर वो उसे बताते हैं कि वो तोमोनारी कुन के साथ खेल रहे थे और अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ खेल सकती है। अब उसे स्कूल जाने की जल्दी थी, तो वो उन्हें ये कह देती है कि वो बाद में तोमोनारी कुन के साथ खेलेगी। अगले दिन जब फिर से उसे वो बच्चे मिलते हैं, वो फिर से खेलने से मना कर देती है, क्योंकि उसे अपने काम पर जाना था। उस दिन जब वो घर वापस आती है, तो वो बच्चे उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तोमोनारी कुन उसके घर जाना चाहता है। मगर घबराते हुए वो लड़की उन्हें वहाँ से भगा देती है। मगर तभी उसे सीलिंग पर एक परछाई दिखती है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो बच्चे तोमोनारी कुन की बातें कर रहे थे। तभी उस परछाई में से एक बच्चे की डरावनी आकृति बाहर निकलकर उस लड़की को भी उसी परछाई के अंदर खींच लेती है, उसे ये याद दिलाते हुए कि उसने खेलने का वादा किया था। वो बच्चे भी ये देख रहे थे और उनके हिसाब से तोमोनारी कुन अब खुश लग रहा था। अगली सुबह हम वापस उन्हें परछाई की तरफ देखते हुए पाते हैं, लेकिन अब की बार वहाँ 2 लोगों की परछाइयाँ थी, शायद एक तोमोनारी कुन और दूसरी उसकी शिकार हुई वो लड़की। तोमोनारी कुन बेसिकली एक परछाई या दाग रूपी एंटिटी है और एक छोटे से बच्चे के आकार में दिखाई देती है। ये दूसरे बच्चों को आकर्षित करती है और जो भी उससे खेलने का वादा करके इग्नोर करता है, उसे भी अपने अंदर खींचकर अपने जैसा बना लेती है। ऑल्दो ये कोई प्रचलित लोक कथा का भाग नहीं है, बस इसी कहानी का हिस्सा है। इस लड़की का किया हुआ साधारण सा वादा तोमोनारी कुन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट से कम नहीं था, इसीलिए उसने अपने तरीके से उससे वो वादा पूरा करवा लिया। सीरीज की 13वीं और आखिरी कहानी का नाम है टॉर्मेंटर, जिसकी शुरुआत 3 बच्चों से होती है, शोटा, ताइची और मासाहिरो, जो साथ में बैठकर पास ही के एक घर में बाइनोकुलर्स की मदद से झांक रहे थे। उस घर के किसी सदस्य पर टॉर्मेंटर नाम की कोई एंटिटी हावी हो चुकी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि जो भी उसे देख लेगा वो गायब हो जाएगा। मासाहिरो को डर लगने लगा था और वो वहां से चला जाता है। बाइनोकुलर की मदद से शोटा देखता है कि वहां मौजूद सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और उन्हीं के बीच से टॉर्मेंटर अजीब ढंग से नाचते हुए आ रहा था। मगर इससे पहले कि शोटा उसे देख पाता, ताइची अधीर होकर उससे बाइनोकुलर्स ले लेता है और जैसे ही उसकी नज़र टॉर्मेंटर पर पड़ती है, वो एक अलग ही सदमे में चला जाता है।
और फिर अजीब ढंग से हिलते और शरीर को मरोड़ते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शोटा ताइची के घर जाता है ताकि उसे वो उसके बाइनाक्यूलर्स लौटा सके, मगर ताइची के पिता उसे बताते हैं कि ताइची अब दूसरे स्कूल जाने वाला था, वो चाहे तो बाइनाक्यूलर्स अपने पास ही रख सकता है। तभी उनके पीछे शोटा को काफ़ी सारे लोग दिखते हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे और एक तड़पते हुए ताइची को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ताइची की माँ भी रो रही थी। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा दूर पहुंचकर जब शोटा पीछे मुड़ता है तो उसे दूर से ताइची खिड़की के पास दिखता है, मगर बाइनाक्यूलर से देखने पर वो वहाँ नहीं था। वो यहाँ वहाँ बाइनाकुलर से देखने की कोशिश करता है और ताइची के पिता उसे एकदम घबराए हुए हालत में किसी चीज़ के बारे में सचेत करते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक अजीब ढंग से नाचते हुए ताइची उसकी नज़रों के बिल्कुल करीब आ चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। यानी जो भी टॉर्मेंटर नाम की इस एंटिटी को देख लेता है वो खुद टॉर्मेंटर में तब्दील हो जाता है और अजीब ढंग से नाचने लग जाता है। अंत तक शायद अब शोटा भी टॉर्मेंटर बन जाएगा। ये कहानी जापान के अर्बन लेजेंड कूने कूने से इंस्पायर्ड है। कूने कूने एक पतली सफेद इंसानी आकृति की तरह ही नजर आती है, जिसका शरीर हमेशा कांपते, हिलते या लहराते हुए नजर आता है। दूर से देखने पर कुछ नहीं होता, मगर अगर कोई इसके ज्यादा करीब जाए या फिर इसे छू ले तो कूने कूने उसे खत्म कर देती है, या फिर उसे तब तक अजीब ढंग से नाचना पड़ता है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। तो ये थी यामिशीबाई सीजन 1 की सारी कहानियाँ। इस पूरे सीजन के दौरान शो के नरेटर यानी द कामिशीबाई मैन हर एपिसोड में अपने पीले साइकिल पर बैठकर आते हैं और स्टेज बनाकर बच्चों को ये कहानियाँ एक एक करके सुनाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक एपिसोड किसी न किसी अर्बन लेजेंड पर ही बेस्ड हो। यामिशीबाई की अपनी खुद की मॉन्स्टर यूनिवर्स है और सारी कहानियाँ किसी न किसी चीज को सिखाती है, जैसे ज्यादा जिज्ञासा सही नहीं है, गलत चीजों के संगत में रहोगे तो खुद भी गलत बन जाओगे इत्यादि। आखिरी के कुछ कहानियों का थीम तो एक ही जैसा है, जहाँ किसी एंटिटी को देखने पर आप खुद भी उसी में तब्दील हो सकते हो, जैसा कि हमने टॉर्मेंटर तोमोनारी-कुन और वीडियो में देखा। कुछ कहानियों में बच्चों के सीख भी शामिल है, जैसे कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए इत्यादि। बाकी आपके क्या ख्यालात है इस पूरे सीजन को लेकर, या कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ये सीरीज भी चलती रहेगी और मैं सारे सीजन्स कवर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।